नाजरीन आदाब, मैं हूं एतमाद आपका मेज़बान। दोस्तों, प्रोग्राम करियर गाइडेंस में आप तमाम का मैं दिल की गहराइयों से फिर एक बार खैर मकदम करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि आज भी आपको अपने करियर से जुड़े किसी न किसी उन्वान पर ज़रूर कुछ न कुछ मालूमात फराहम कराऊँगा। दोस्तों, प्रोग्राम करियर गाइडेंस को शुरू करने का अहम मकसद ये है कि जब कभी हम अपने करियर के बारे में किसी से डिस्कस करते हैं तो वो किसी से भी डिस्कस कर लेते हैं बिना ये जाने कि उस शख्स को जिससे हम डिस्कस कर रहे हैं उसका ताल्लुक़ किस बैकग्राउंड से है या उसका ताल्लुक़ किस करियर से है। इस तरीके की जो हम लफ्ज़ें करते हैं, इसकी वजह से हम अपना करियर चुनने में बाज़ औक़ात नाकाम हो जाते हैं, क्योंकि हम किसी की भी बात यूँ ही मान लेते हैं और उस पर अमल करना शुरू कर देते हैं। ये हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि जिस उन्वान पर या जिस करियर पर आप काम करना चाहते हैं तो उस करियर से जुड़े पर्टिकुलर फील्ड से जुड़े शख्स से आपको उसका मशवरा करना बेहद ज़रूरी है। मिसाल के तौर पर अगर आप कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहते हैं तो ऐसे शख्स जो कंप्यूटर से रिलेटेड हो या कंप्यूटर इंजीनियरिंग से रिलेटेड हो, इनसे ही आपको मशवरा करना बेहद ज़रूरी है। उसी तरह कभी आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो बेहतर होगा कि डॉक्टर से ही मशवरा करें कि इस फील्ड में या इस करियर को आपको जब चुनना है या इसमें जाना है तो किस किस्म के स्टेप्स आपको उठाने चाहिए। दूसरा मकसद इस प्रोग्राम करियर गाइडेंस का ये है कि 10th या फिर 10th के बाद 10+2 जब किया जाता है तो अक्सर स्टूडेंट्स को ये सिर्फ 3-4 उमूमन चीज़ों से वो वाकिफ़ होते हैं, जैसे कंप्यूटर इंजीनियरिंग है या जनरल इंजीनियरिंग है, मेडिसिन है या फिर लॉ है। इन चीज़ों से ही 3-4 चीज़ों से वाकिफ़ होते हैं, लेकिन एक्सपर्ट्स का कहना है कि 10 या 10+2 के बाद आपको कम से कम 1100 तक के अलग अलग डिफरेंट कोर्सेस अवेलेबल है, करियर अवेलेबल है जिसमें आप जा सकते हैं। इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मुनसिफ चैनल ये कोशिश कर रहा है कि करियर गाइडेंस प्रोग्राम में हर हफ्ते हम जनरली इन टेक्निकल स्किल्ड बेस्ड प्रोग्राम्स पर या क्रिएटिव से जुड़े जो करियर होते हैं उससे मुताल्लिक़ गुफ्तगू की जाए, ताकि इन चीज़ों के बारे में आपको अवेयरनेस आए और आप किसी न किसी करियर से जुड़ जाएं। आज का जो हमारा करियर गाइडेंस का उन्वान होगा वो बहुत ही अहम है और बहुत सारे लड़के लड़कियां इस प्रोफेशन को चुनते हैं और हमारे हिसाब से ये जो ऐसा प्रोफेशन है कि आपकी आखिरी सांस तक आपको इस प्रोफेशन के थ्रू कमाई भी हो सकती है, सैलरीज वगैरह भी आप हासिल कर सकते हैं। मैं बात कर रहा हूँ करियर एज ए फार्मासिस्ट। इस उन्वान पर आज हम गुफ्तगू करेंगे और इस उन्वान पर यानी स्पेसिफिकली जो उन्वान है करियर एज ए फार्मासिस्ट, इस उन्वान पर गुफ्तगू करने के लिए आज अपने स्टूडियो में 2 एक्सपर्ट्स को मदऊ किया है। आइए मैं इनका तारुफ देता चलूँ। सबसे पहले मेरे सीधी जानिब है हैदराबाद दक्कन के एक यंग एंड डायनामिक शख्स हमारे साथ मौजूद है। मैं बात कर रहा हूँ अब्दुर रहमान की। अब्दुर रहमान ने फार्मेसी की, फिर उसके बाद डॉक्टरेट इन फार्मेसी भी की और फिलहाल आप एज ए क्लिनिकल फार्मासिस्ट अपोलो हॉस्पिटल हैदराबाद दक्कन में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अब्दुर रहमान के बाजू में हमारे एक और सीनियर गेस्ट भी हैं। मैं बात कर रहा हूँ जनाब तबरेज़ गनी साहब की। तबरेज़ गनी साहब का ताल्लुक़ जमशेदपुर झारखंड से है, लेकिन फ़िलहाल वो हैदराबाद दक्कन में एज ए फार्मासिस्ट के साथ साथ बहैसियत डायरेक्टर हैं आप दानिया लाइफ साइंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के। आप दोनों एक्सपर्ट्स इस प्रोग्राम में आपके सवालात के जवाबात भी देंगे। उम्मीद करता हूं टेलीविज़न स्क्रीन पर आपको फ़ोन नंबरात नज़र आ रहे होंगे। उससे पहले हम चलें कि हमारे आज के दोनों एक्सपर्ट्स का हम खैर मकदम करते चलें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप दोनों आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं, हमें बेहद खुशी है और हम अब्दुर रहमान और तबरेज़ गनी साहब से ज़रूर आज के फार्मेसी से रिलेटेड जो भी हमारे सवालात हैं उसके साथ साथ हमारे जो नाजरीन के सवालात होंगे इस पर ज़रूर बेहतर अंदाज में डिस्कस करेंगे। दोस्तों, प्रोग्राम करियर गाइडेंस में आप रास्त हमसे जुड़ सकते हैं। टेलीविज़न स्क्रीन पर आपको फ़ोन नंबर आप उम्मीद करता हूँ नज़र आ रहे होंगे। सवालात जब भी करें मुख्तसर से कीजिएगा, मज़ीद कोई चीज़ों की ज़रूरत पड़ जाए तो मैं खुद पूछ लूँगा। सेल फ़ोन पर आप जब मुझसे गुफ्तगू करते हैं तो प्लीज़ खुले में आकर कॉल कीजिएगा, ना ही कोई बंद कमरे में। तीसरा, जब आप मुझसे टेलीफोन पर गुफ्तगू करते हैं तो मुझे टेलीफोन पर ही सुनिएगा, टेलीविज़न की आवाज़ को उस वक्त मुकम्मल तौर पर बंद कर दीजिएगा। आइए दोस्तों, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। गुफ्तगू का आगाज़ सबसे पहले मैं तबरेज़ गनी साहब से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि फार्मासिस्ट
एक्चुअली ये फार्मासिस्ट होता क्या है, इस किस्म का ये जो नाम दिया गया है फार्मासिस्ट, इनका क्या काम होता है, ये करते क्या हैं, इस पर आप थोड़ा सा मुलाहिजा फरमा दें। जी सर। जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया। फार्मासिस्ट आज मार्केट में ऐसा पोजीशन है कि एक बहुत बड़ा मार्केट है और इसमें हमारे को कैरियर भी बहुत है। अगर आप फार्मासिस्ट एक पक्का और एक अच्छा उम्दा अगर फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सबसे पहले तो क्या होता है कि आपको डी फार्मा होना या बी फार्मा होना या फिर मास्टर इन फार्मेसी होना। उसके लिए अगर आप प्रोफेशन में अगर आप चुनना चाहते हैं कि अगर आप फार्मासिस्ट बन के कोई मेडिकल शॉप खोलना चाहते हैं तो उसमें भी जा सकते हैं। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में जाना चाहते हैं तो आप मैन्युफैक्चरिंग में भी जा सकते हैं। आजकल तो क्या है कि बाहर आउटसाइड ऑफ इंडिया में गल्फ में भी काफ़ी अच्छी जॉब है। MS इन फार्मेसी जो है US मार्केट में भी काफ़ी अच्छा आज स्कोप है। अगर आप एक अच्छा फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं तो यू लर्न द साइंस बिहाइंड गेटिंग द ड्रग इनटू अ डिफरेंट फॉर्मुलेशन फॉर अ डिफरेंट मेथड ऑफ डिलीवरी। अगर इफ़ यू आर गोइंग टू स्टार्ट ए फार्मेसी मेडिकल शॉप्स, आपको दवा के बारे में पूरा नॉलेज होना ज़रूरी है कि पर्टिकुलर ब्रांड में पर्टिकुलर फार्मूला क्या है आपका। अगर किसी का प्रिस्क्रिप्शन आया तो आप इमीडिएट आप उसमें कंटेंट उसको मालूम होना आपको ज़रूरी है। डेली का फीडबैक आपको लेना ज़रूरी है। वो लेंगे नया आप कौन सा ड्रग मार्केट में आया है, वो मार्केट के हिसाब से फीडबैक लेकर के दिन अगर आपको प्रिस्क्रिप्शन आया है तो प्रिस्क्रिप्शन के हिसाब से उसको सही जगह पे सही तरीके से ऑनर करना बहुत ज़रूरी है आपको। मेडिकल, जहाँ तक मेडिकल का क्या है कि आज दिन ब दिन जो है आपका नया नया ब्रांड आते जा रहे हैं, तो वो फीडबैक हमको कैसा मिलेगा? वो हमको फीडबैक कब मिलेगा? जब हम उसको डेली बेसिस के रूप में हम देखना स्टार्ट करेंगे। जी, तो बहरहाल फार्मासिस्ट जो होगा वो उसको मेडिसिन और ड्रग्स की कंप्लीट नॉलेज होती है और इसमें वो एक्सपर्टाइज भी होता है। मैं अब्दुल रहमान से जानना चाहूँगा कि फार्मासिस्ट किसको कहा जाएगा आपकी नज़र में? पूरी तरीके से तबरेज़ साहब से मुतमईन हूँ। इसके अलावा अगर मुझे कुछ कहना है तो फार्मासिस्ट मेनली डील्स विद द मेडिसिन प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर। मेनली जो जब डॉक्टर मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करता है तो फार्मासिस्ट का मेन काम होता है कि उसके डोसेज को चेक किया जाए, उसके इंडिकेशन, उसका जो यूज़ है अकॉर्डिंग टू द पेशेंट के हिसाब से वो मेडिसिन करेक्ट है या नहीं उसको चेक किया जाए। और आजकल मार्केट में जो है सो जो नारकोटिक्स भी आ रहे हैं, वो नारकोटिक्स जब डॉक्टर प्रेस्क्राइब करता है तो हियर स्टार्ट्स द रोल ऑफ फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट को नारकोटिक्स को रीचेक किया जाए और डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन मैनुअल कॉपी को एक्सेप्ट करके ही उसे इशू किया जाए। और उससे हटकर अगर बात की जाए तो फार्मासिस्ट मेनली डील्स विद द ड्रग प्रिस्क्राइब बाय द डॉक्टर और अलॉन्ग विद द डोसेज फॉर्म, फ्रीक्वेंसी, क्योंकि आजकल मिसयूज़ ऑफ द मेडिसिन बहुत ज़्यादा हो रहा है। जी, तो फार्मासिस्ट का काम या फार्मासिस्ट का रोल यहीं पर स्टार्ट होता है कि जी, जैसा आपने बताया अब्दुल रहमान साहब, बहुत बेहतरीन चीज़ बताई कि फार्मासिस्ट का भी कुछ काम होता है, वरना अमूमन हिंदुस्तान में तबरेज़ साहब देखा यह गया है कि डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लेके मेडिकल हॉल पे जाते हैं तो वहाँ पे वो बिना कोई चीज़ चेक किए कि वो दे देते। लेकिन जैसा आपने फरमाया कि बीइंग ए फार्मासिस्ट, अगर वो एक प्रोफेशनली फार्मासिस्ट है तो उसको इन चीज़ों को रीचेक भी करना। सैयद साहब, ऐसा होता है क्या कि ये जो डोजेज शेड्यूल जो है अभी इस समय जो है इंडिया में फार्मासिस्ट को परमिशन नहीं है। ये फॉरेन कंट्री में है डोजेज शेड्यूल को। डॉक्टर हैज टू बी प्रिस्क्राइब द ब्रांड नेम और द मॉलिक्यूल नेम जी। एंड इन अब्रॉड कंट्री में क्या होता है कि डोजेज शेड्यूल जो है ये फार्मासिस्ट बताते हैं कि फार्मासिस्ट को डोजेज शेड्यूल क्या देना। ये इंडिया में ऐसा है कि डॉक्टर भी वही बताते हैं आपको, डोजेज शेड्यूल भी बताते हैं, कंपनी का नाम भी वही लिखते हैं, सब चीज़। इवन इंडिया में ब्रांडिंग सिस्टम बहुत है। जी जी, बाहर कंट्री में ब्रांडिंग सिस्टम नहीं है। ठीक है। अब्दुल रहमान, आप ये बताइएगा कि एक शख्स है या लड़का है जो 10 पास है या इंटर पास है, उसको अगर फार्मासिस्ट बनना है तो उसके लिए क्या स्टेप्स उसको उठाने होंगे? उससे पहले मैं कॉलर को शामिल करता हूँ। हेलो जी, आपका नाम और शहर का नाम बताइए। हेलो, आपका नाम और शहर का नाम? जी, मेरा नाम शोएब है। जी शोएब, मेरा नाम शोएब है। टेलीविजन की आवाज़ को बंद कर दो शोएब और मुझसे रास्त टेलीफोन पर गुफ्तगू। जी हाँ, मैं जी हाँ बंद कर दी। जी जी, सवाल बताइए। जी, अभी फार्मेसी का स्कोप अपने स्टेट में क्या है वो बता सकता हूं। आप किस स्टेट से बात कर रहे हैं? मैं हैदराबाद, तेलंगाना से बात कर रहे हैं। ठीक, तेलंगाना। ठीक है, बहुत शुक्रिया। आप हमारा प्रोग्राम देखिएगा, आपको तमाम तफसीलात इस पर मिल जाएगी। जैसा कि मैं अब्दुल रहमान से सवाल किया था कि
एक स्टूडेंट को अगर वो फार्मासिस्ट बनना चाहता है तो उसको क्या करना होगा? जी, बहुत अच्छा सवाल। अगर पहले तो आपको इंटरमीडिएट कंप्लीट करना ही होगा साइंस फील्ड से, जैसा कि BIPC होता है, बायोलॉजी फिजिकल एंड साइंस। उसके बाद आपको इंट्रेंस लिखना होता है अकॉर्डिंग टू द स्टेट वाइज। तो अगर आप हमारे स्टेट की बात करें, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की, तो MSET जो हमारे पास इंट्रेंस होता है वो उसको लिखना पड़ेगा। तो उसके बाद बेस्ड ऑन दैट रैंक आपको काउंसलिंग अटेंड करनी होगी। उसके ऊपर आपको ऑप्शंस रहेंगे बहुत सारे कॉलेजेस के साथ, तो वो कॉलेजेस में आपको एडमिशन मिल जाएगा इंशाल्लाह जी। उसके बाद इसमें होते हैं 3 टाइप के कोर्स, जो एक डिप्लोमा इन फार्मेसी होता है, बैचलर इन फार्मेसी होता है, मास्टर इन फार्मेसी होता है। ठीक है, उस पर हम मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। बहरहाल 10+2 कामयाब होना ज़रूरी है साइंस ग्रुप से। और उसके बाद हिंदुस्तान के अलग अलग रियासतें हैं, तकरीबन 29 स्टेट्स हैं, तो कहीं पे इस कोर्स के लिए एंट्रेंस एग्ज़ाम है, कहीं पर नहीं भी है, मार्क्स की बुनियाद पर एडमिशन हो जाता है। तबरेज़ साहब, आपकी नज़र में कौन से इंस्टीट्यूशंस बेहतर होंगे फार्मेसी के लिए, आप भी बताते चले, मैं फिर अब्दुल रहमान से भी। जैसे अब्दुल रहमान साहब जो भी बताए कि आपके एंट्रेंस के हिसाब से आपका जैसा मार्क्स आता है उसके हिसाब से आपको कॉलेज आपको मिलता है, बिल्कुल बिल्कुल काउंसलिंग के हिसाब से। तो इस समय जो भी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की बात करें, जो बेहतरीन सबसे अच्छी जो कॉलेज है काकटिया यूनिवर्सिटी है, जो ऑल इंडिया रैंक में 6th रैंक आता है। अच्छा, तो अगर आप ऑल इंडिया लेवल में अगर फार्मेसी का एग्जाम दे रहे हैं, अगर आपका अच्छा नंबर आया है, तो नंबर 1 कॉलेज इस समय आज के टाइम पे जो है आपका, जैसे JSSR फार्मेसी कॉलेज ऑफ फार्मेसी ऊटी में है, उसके बॉम्बे कॉलेज ऑफ फार्मेसिस्ट है आपका, उस मणिपाल कॉलेज ऑफ फार्मेसी है, बीड्स बिलानी है जो राजस्थान में इस समय है जी। तो ये जो है काफ़ी अच्छी नामचीन कॉलेज है। अगर आपका जिस तरीके से नंबर आया उसके हिसाब से काउंसलिंग में आपको कौन सा आपको कॉलेज को सिलेक्ट करते हैं, आपको कौन सा कॉलेज आता है, तो आपके मार्क्स पे डिपेंड होता है कि आप कितना अच्छा किए हैं। दोस्तों, आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं हाउ टू बिकम ए फार्मासिस्ट, और इस उन्वान पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ 2 एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। अब्दुल रहमान हैं जो क्लिनिकल फार्मासिस्ट हैं अपोलो हॉस्पिटल हैदराबाद दक्कन में। आपके साथ हैं तबरेज़ गनी साहब, आप डायरेक्टर हैं दानिया लाइफ साइंसेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के। आप दोनों हजरात आपके सवालात के जवाब भी देंगे। उम्मीद करता हूँ टेलीविजन स्क्रीन पर आपको फ़ोन नंबर नजर आ रहे होंगे। जल्द से जल्द प्रोग्राम में शामिल होएगा। 10:30 बजे तक ये प्रोग्राम चलेगा। फार्मासिस्ट किस तरीके से बना जाता है, उसके बाद एक फार्मासिस्ट को किस किस्म के अपॉर्चुनिटीज़ मिलते हैं पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में, इस पर भी हम गुफ्तगू करेंगे। अगला सवाल मैं अब्दुल रहमान से करना चाहूँगा कि जैसा कि तबरेज़ गनी साहब ने कुछ इंस्टीट्यूशंस के नाम गिनवाए जो नेशनल लेवल पर बेहतर माने जाते हैं और अच्छे कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ माने जाते हैं, आपके हिसाब से ये बताइएगा कोई मज़ीद और आप ऐड करना चाहेंगे इसमें इंस्टीट्यूशंस को? जी हाँ बिल्कुल। इसके अलावा जो है अगर हमारे हैदराबाद की बात की जाए तो श्री वेंकटेश्वरा कॉलेज ऑफ फार्मेसी जो उस्मानिया यूनिवर्सिटी का टॉप कॉलेज माना जाता है, और उसके अलावा है दक्कन कॉलेज ऑफ फार्मेसी, और अभी हमारी मुफक्कम जा कॉलेज जो सुल्तान उलूम कॉलेज ऑफ फार्मेसी के नाम से जाना जाता है हैदराबाद में, उसमें भी जो है सुना बी फार्मेसी है, मास्टर ऑफ फार्मेसी है, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी फार्मडी का कोर्स भी ज्वाइन हो चुका है, जिसके मेन रिस्पॉन्सिबल हमारे जनाब खान लतीफ़ खान साहब हैं। उनकी कोशिशों की वजह से अल्हम्दुलिल्लाह फार्मडी भी आ चुका है। तो मैं भी जो कि वही कॉलेज से हूँ, सुल्तान उलूम कॉलेज ऑफ फार्मेसी से। जी हाँ। इसके अलावा मल्ला रेड्डी कॉलेज ऑफ फार्मेसी है, और नाइपर है जो अगर आप ऑल इंडिया लेवल पर अगर कुछ रैंक लाते हैं, जैसा कि GPAT होता है ऑल इंडिया। मुझे ये बात बताते चले कि स्टेट लेवल पे तो MSET तेलंगाना और आंध्रा में होता है, क्या नेशनल लेवल पे भी कोई एंट्रेंस होता है? क्या एंट्रेंस है? GPAT होता है। GPAT जी। तो क्या उसके फुल डेफिनेशन उसका? ग्रेजुएट इन फार्मेसी एप्टीट्यूड टेस्ट होता है। ठीक है, तो नेशनल लेवल पर होता है। अगर वो कामयाब हो जाए तो फिर यूनिवर्सिटी बेस पे आपको अच्छा से अच्छा कॉलेज मिल जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है। मेरा अगला सवाल अब्दुल रहमान से होगा कि जैसा आपने फरमाया कि D फार्मेसी होता है, B फार्मेसी और डॉक्टरेट इन फार्मेसी होता है, इसकी आप थोड़ी सी वजाहत करते चले कि ये क्या है? जी हाँ, पहले मैं बोलता चलूँ डिप्लोमा इन फार्मेसी के बारे में, जो 2 साल का कोर्स होता है, जिसमें आपको बेसिकली साइंस और फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी और क्लिनिकल फार्मेसी के ब्रीफली सब्जेक्ट्स होते हैं, जो जिस तरह से ये 2 साल का कोर्स होता है। इसके बाद अगर हम बात करें बैचलर ऑफ फार्मेसी की, तो ये 4 साल का कोर्स होता है, जिसमें भी जो है ना सेमिस्टर वाइज भी होता है। अगर आप उस्मानिया यूनिवर्सिटी के बेस पर जाएँ तो ये ईयर वाइज पे होता है, और ये सेमिस्टर वाइज जो है ना जवाहरलाल नेहरू टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी के हिसाब से होता है।
और इसमें भी आपको 4th ईयर अच्छा, में जो डी फार्मेसी है ये किस लेवल के स्टूडेंट्स के लिए है? 10+2 के बाद ही? 10+2 के बाद ही होगा। और बी फार्मेसी भी? बी फार्मेसी भी 10+2 के बाद ही तो होगा। क्या फ़र्क है इसमें? और वो ये है कि ये 2 साल में आप कोर्स कंप्लीट कर देंगे, आप ठीक है। डिप्लोमा कहलाएंगे। ये बी फार्मेसी है, ये कम्प्लीटली प्रोफेशनल बैचलर डिग्री होगी। बैचलर डिग्री है, बैचलर ऑफ फार्मेसी है। ठीक है। डॉक्टरेट ऑफ फार्मेसी से आपने भी किया है? हाँ जी हाँ, ये जो कोर्स आया है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इंडिया में भी ये कोर्स आ चुका है और हमें चाहिए कि इसका बहुत अच्छे से फ़ायदा उठाना चाहिए। 2008 में इसका बिल जो पास हुआ था पार्लियामेंट में, तो ये कोर्स है एक्चुअली आफ्टर +2 इंटरमीडिएट के बाद 6 साल का कोर्स होता है। जी जी हाँ। तो इसके अंदर आपको जो है ना मेन चीज़ होती है हॉस्पिटल की इंटर्नशिप, जो 5th ईयर और 6th ईयर से स्टार्ट होती है। और अगर कोई लड़का है, कोई लड़की है जो बी फार्मेसी कंप्लीट कर चुकी है, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ बी फार्मेसी इफ़ दे हैव द इंटरेस्ट इन फार्म डी, तो ये लोग के लिए भी हमारी हुकूमत ने जो है ना एक ऑप्शन रखा है कि ये लैटरल एंट्री ले सकते हैं फार्मा डी में, जिससे आपको डायरेक्ट 4th ईयर में एडमिशन मिलेगा लैटरल एंट्री। ठीक है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप एज ए डॉक्टरेट ये कोर्स कंप्लीट कर सकते हैं। जी, तो बी फार्मेसी अगर कर लिए हैं तो फिर उनको लैटरल एंट्री 4th ईयर में मिलेगा, तो फिर मजीद और 2-3 साल 3 साल का 3 कोर्स साल। और आपको करना पड़ेगा। और उसके लिए भी आपको एक इंट्रेंस लिखना होगा जो पीजी सेट होता है, जो हमारे स्टेट के हिसाब से पीजी सेट है पोस्ट ग्रेजुएट के लिए, और अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग इंट्रेंस एग्जाम। ठीक है। तो अब्दुर्रहमान साहब, जैसा ये डॉक्टर ऑफ फार्मेसी है, इसके बाद क्या फिर और मजीद कोई पीएचडी वगैरह भी होती है इसमें? जी हाँ, होती है। अगर आप स्पेशलाइजेशन बेस के ऊपर अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो इसके ऊपर होता है, जैसा कि फार्माकोलॉजी में है, क्लिनिकल फार्मेसी में है, थेरापेटिक्स में है। अगर आप चाहें जो पीएचडी करना चाहें तो उसके बाद भी आप कर सकते हैं यूनिवर्सिटी बेस। ठीक है दोस्तों, इस किस्म से 10+2 के बाद डी फार्मेसी, बी फार्मेसी और डॉक्टरेट ऑफ फार्मेसी तो आपका पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स होगा। तो इस किस्म से आपको दाखिले अलग अलग रियासतों के हिसाब से वहाँ पर जो रूल्स एंड रेगुलेशन है उस तरीके से मिलेंगे। मैं तबरेज़ गनी साहब से जानना चाहूँगा कि एक फार्मासिस्ट को प्राइवेट सेक्टर्स और पब्लिक सेक्टर्स में किस किस्म के जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं। पहले पब्लिक सेक्टर के बारे में हम बात करते चलें। देखिए, अभी आज के टाइम पे नंबर 1 जो स्टेट बोला जाएगा जिसमें कंपनी है और पब्लिक सेक्टर में भी है। आजकल जितने भी कंपनी आपको इसमें जॉब, अगर आप इस टाइम में इस डी फार्मा अगर आप कर रहे हैं तो डी फार्मा में क्या है कि थोड़ा स्कोप कम रहता है। और उसके अभी तो इवन भी क्या है कि बी फार्मेसी में भी कोई किसी को जो भी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है उसको अभी एब्जॉर्ब नहीं कर रही है। जी। एम फार्मेसी करे तो बहुत सारी कंपनी, जो गुजरात पे बहुत सारी कंपनी है जिसमें स्कोप बहुत है आज के टाइम पे। इवन अगर आप एम फार्मेसी करके पीजी करके अगर आप गए उसमें, तो उसमें आपको क्या है कि आप प्रोडक्शन में भी जा सकते हैं, आप एनालिटिकल में भी जा सकते हैं, आप P&D प्रोसेस एंड डेवलपमेंट में भी जा सकते हैं, रिसर्च में भी जा सकते हैं। तो ये जो मार्केट जितना एक्सपेंड हो रहा है आज के टाइम पे, फार्मा में काफ़ी एक्सपेंड हो रहा है। प्राइवेट सेक्टर में जॉब बहुत है आज के टाइम में, मगर प्राइवेट सेक्टर में अगर इसमें क्या है कि आपका जैसा एक्सपीरियंस होता है उसके हिसाब से आपको ग्रोथ भी बहुत अच्छा मिलता है। जी। तो ये डिपेंड अपॉन योर एक्सपीरियंस। आपका एक्सपीरियंस अच्छा है तो आप प्राइवेट सेक्टर से जाकर के पब्लिक सेक्टर में भी जा सकते हैं। पब्लिक सेक्टर में बहुत सारी पब्लिक लिमिटेड कंपनी भी है जी जी, जो सबसे ज़्यादा आज दिन में दिन जितने भी जैसा कि हमें एक कॉल भी उसूल हुआ था शोएब का, जी, ये जानना चाहते हैं कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में क्या स्कोप है फार्मेसी ऐसे फार्मासिस्ट? तेलंगाना में आज तेलंगाना और अगर कंबाइंड अगर आप दोनों करते हैं तो इस टाइम आज यहाँ फार्मा कंपनी बहुत सारी है। जैसे डॉक्टर रेड्डी लैब है, अरबिंदो फार्मा है आपका, मैट्रिक्स है यहाँ पे, वो हेट्रो हो गया आपका। उसके बाद में आपका जो है ये नाटको कंपनी है, जो बहुत सारी स्कोप इसमें। अगर आपने डी फार्मा किया है तो उसके बाद मैं आपको एडवाइस ये दूंगा कि आप बी कीजिए। अगर आपने बी किया है बी फार्मा तो मैं आपको एडवाइस दूंगा तो एम फार्मेसी कीजिए, क्योंकि आज के टाइम पे जितने आप पीजी करेंगे उतना ज़्यादा आप इसको स्कोप मिलेगा। अगर इसके अलावा भी अगर आप एम फार्मेसी किए तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि आप रिसर्च में जाइए, प्रोसेस एंड डेवलपमेंट में जाइए। अगर उसके बाद में भी आपको नहीं मिल सकता तो आप अपना सेटअप, अपना मेडिकल फार्मेसी भी खोल सकते हैं। मगर बी फार्मेसी में और एम फार्मेसी में कैसा है कि अगर आप जाएँ तो मेरे एडवाइस से सबसे अच्छा ये है कि आप जो है रिसर्च में जाएँ। तेलंगाना में और हैदराबाद में इस समय जो तेलंगाना और आपका आंध्र प्रदेश की बात है, इसमें काफ़ी बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो बहुत वैकेंसी डेली निकालते रहते हैं आपको। और बाहर जितने भी यूएस मार्केट है वहाँ से हमारे इंडिया में तो काफ़ी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बड़े बड़े ऑर्डर आ रहे हैं, समझे ना, जिसमें कि आपको यहाँ की मेडिसिन जो है क्वालिटी के हिसाब से काफ़ी अच्छी मेडिसिन है। जो बड़े बड़े यूएस FDA अप्रूव प्लांट भी है हमारे यहाँ पे,
जैसे तरीके से आप अरविंदो को ले लीजिए, ये अप्रूव प्लांट है USFDA। आपका नाटको को ले लीजिए, जो बेसिक मैन्युफैक्चर ड्रग है, जो मैक्सिमम कंपनी को जो है ये मैन्युफैक्चरिंग करके देती है। तो इसमें वैकेंसी काफ़ी और निकलते रहते हैं। मैं तो शोएब को एडवाइस दूंगा कि आप डेली देखते रहिए, वेबसाइट में वैकेंसी निकलता रहता है, आप अप्लाई कीजिए, इंशाल्लाह आपको जरूर कामयाबी मिलेगी। जी अब्दुल रहमान, आप मज़ीद क्या ऐड करना चाहेंगे पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में किस तरीके के अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं? जी हाँ जी, अदर देन दैट इंडस्ट्री साइड अगर आपको कोई और इंटरेस्ट है तो अभी ये जो MNC कंपनीज जो आ रहे हैं US से जी, जो फार्माको विजिलेंस के नाम से मशहूर हैं, क्लिनिकल रिसर्च के नाम से मशहूर हैं, ये लोग अभी तो बी फार्मेसी इज़ अ सफिशेंट डिग्री दे आर टेलिंग। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप फार्मेसी के बाद बिल्कुल मुतमईन होंगे, क्योंकि ये एक ऐसा कोर्स है जो आपके लिए 4 तरीके के रास्ते खोल देता है। बाज़ समय ऐसे होता है कि आप इंजीनियरिंग करेंगे या कोई और कोर्स करेंगे, ऐसा नहीं है कि वो कोर्स बेकार है, वो भी कोर्स अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है, पर आपको स्टिक टू दैट फील्ड, वही फील्ड में आपको रहना पड़ेगा। और फार्मेसी एक ऐसा है जो आप हॉस्पिटल बेस पे जाएंगे, आप फार्मो के विजिलेंस जो माजरत खाई से रोकते हुए कॉलर को शामिल कर लो, फिर आप मजीद इस पे गुफ्तगू कीजिएगा। हेलो मुझसे जी जी, आपका नाम और शहर का नाम बताइए। जी मेरा नाम निजाम है जी, और मैं महबूब नगर से बात कर रहा हूँ। जी सवाल बताइए। जी मेरा सवाल यह है साहब कि क्या फार्मासिस्ट अपने तौर पे किसी को दवाएं वगैरह दे सकता है इलाज के लिए? क्या उसके पास उतनी नॉलेज हो सकती? क्योंकि हमारे घर के पास एक मेडिकल है और उसका जो फार्मासिस्ट है वो बेचारा बहुत जबरदस्त आरा डॉक्टर के टाइप में है वो। तो जब कभी उसको कोई चीज की जरूरत होती है तो मैं जाके उसको बोलता हूँ, तो वो जो दवाएं देता है तो मुझको बिल्कुल जो है शिफा मिल जाती है। तो क्या इस तरीके से हम फार्मासिस्ट के पास जाके मेडिकल पे कुछ दवाएं बोल के दे सकते क्या? या ये जी जी, बहुत अच्छा सवाल है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है आपका, जरूर इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। उससे पहले हम अब्दुल रहमान से जान रहे थे कि और भी क्या उनको अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है फार्मासिस्ट। अगर जैसे कि मैंने बताया कि फार्माको विजिलेंस जो अल्हम्दुलिल्लाह एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी के तौर पे हमारे इंडिया में आ चुका है, और ख़ास तौर पे हैदराबाद में आप बेशक जानते होंगे कि जो फैब सिटी के नाम से जो शहर मशहूर है, वहाँ पर मैक्सिमम MNCs कंपनी होते हैं जिसमें फार्माको विजिलेंस की अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी पे पर वो जॉब दे रहे हैं। ऐसा नहीं है कि आपको उसको मास्टर्स करना है या फिर डॉक्टरेट करना है, बी फार्मेसी विथ ए रजिस्ट्रेशन आपको वहाँ पर एज ए फार्माको विजिलेंस ड्रग सेफ्टी एसोसिएट जिसे कहा जाता है वो कंपनी में आपको वहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी जॉब्स मिलेगी। अच्छा अब्दुल रहमान, बताते चलेंगे डी फार्मेसी डिप्लोमा इन फार्मेसी जब किया हो तो इनके लिए किस किस्म के अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकते हैं? जी हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह डी फार्मेसी वालों के लिए मेरी तरफ से तो यही सजेशन होगा कि हॉस्पिटल बेस्ड फार्मेसी जिसे हम कम्युनिटी फार्मासिस्ट कहते हैं या हॉस्पिटल फार्मासिस्ट कहते हैं, ये लोगों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। जैसे कि टॉप क्लास के हॉस्पिटल जो अभी मौजूद हैं, अपोलो हॉस्पिटल है, किम्स हॉस्पिटल है, यशोदा हॉस्पिटल है, वो लोग अभी भी जो है सुना डिप्लोमा फार्मेसी को विद रजिस्ट्रेशन PCI फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया का जो रजिस्ट्रेशन होता है वो लाइसेंस के साथ आपको बहुत अच्छी पे पर जॉब मिल जाएगा। जी, डी फार्मेसी करने के बाद ये इन हॉस्पिटल्स वगैरह में जो जॉब्स मिलते हैं इसके लिए अप्लाई किस तरीके से करना होगा? क्या ये हॉस्पिटल्स एडवर्टीजमेंट्स देते हैं? क्या आप खुद इनके वेबसाइट्स पर जाके आपको अप्रोच अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी हो चुकी है कि आप हॉस्पिटल के वेबसाइट पर उनके कॉन्टैक्ट उसमें जो ऑप्शन होता है उसमें आप अपनी CV अपलोड कर दें और जब भी वैकेंसीज हो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे। उसके अलावा आपको बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट के न्यूज़पेपर आते हैं, उसमें भी उसका ऐड होगा। और बेस्ट सोर्स थ्रू फ्रेंडशिप भी जो हम कहते हैं, जो हमारे कोई रिलेटिव्स वहाँ पर काम करते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह उसके उनके थ्रू भी जा सकते हैं। डिप्लोमा इन फार्मेसी के बाद बैचलर फार्मेसी है, इनको भी कई इन्हीं हॉस्पिटल्स में जॉब्स मिलते हैं और भी इनके कोई और मौके? ये बैचलर ऑफ फार्मेसी के लिए तो और ज़्यादा बेनिफिट होगा क्योंकि नॉन इन हॉस्पिटल वो लोग इंडस्ट्री लेवल पे भी जा सकते हैं बी फार्मेसी लोगों के लिए, प्रोडक्शन में हो या फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में हो या फिर आप जो फार्मास्यूटिक्स में हो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में, तो ये बैचलर ऑफ फार्मेसी लोगों के लिए ऑप्शन है। और अगर हॉस्पिटल में इंटरेस्ट दिखाना है तो बी फार्मेसी भी एक्सेप्टेबल है। ठीक है, हमें सवाल निज़ाम साहब का महबूब नगर से उसूल हुआ था। मैं तबरेज़ साहब से जानना चाहूँगा कि उमूमन इंडिया में देखा जाता है कि कहीं पर भी मेडिकल हॉल होता है तो वहाँ जाकर हम कुछ दवाएं प्रिस्क्राइब बगैर डॉक्टर को बताए कि मेडिकल हॉल जिसकी होती है उनसे पूछ लेते हैं। पहली चीज़ तो क्या फार्मासिस्ट को ये यहाँ पर इजाज़त होगी? काफ़ी कॉमन सवाल पूछे हैं निज़ाम साहब। एक चीज़ आपको बताना ये चाहूँगा मैं कि ये तो इंडिया में बिल्कुल ही परमिशन नहीं है कि आप काउंटर सेल करें। कोई अगर पेशेंट आए आपको अगर आपको बोले मेरे को तकलीफ़ है
मैं आप मेरे को ये बीमारी में दवाई दीजिए तो ये एज पर गवर्नमेंट ऑफ लॉ और ड्रग कंट्रोल की तरफ से बिल्कुल मना है। इवन नॉट इन इंडिया, ये बाहर कंट्री में भी है। फार्मेसी जो होते हैं वो सिर्फ काम उनका रहता है कि जो डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन लिखा है उसको आप ऑनर कीजिए, डोजेज शेड्यूल देखिए सही है, सही ब्रांड देखिए, और उसमें आपको जो है जो ब्रांडिंग में जो है आपका जो फार्मूला जो है जो कंपोजिशन लिखी है वो है। तो मैं आपके बात से सहमत हूँ कि जो 20 साल 25 साल से जो मेडिकल चला रहे हैं उनको काफ़ी तजुर्बा है। खैर मुझे भी काफ़ी इनसाइड स्टोरी भी जो दवाई का काफ़ी नॉलेज है, लेकिन मैं एज ए लीगली मैं ऑथोराइज नहीं हूँ कि मैं किसी एज ए डॉक्टर होने के नाते किसी पेशेंट को एडवाइस दूँ कि आप ये मेडिसिन लीजिए। तो मैं आपसे एक एडवाइस दूंगा कि उस मेडिकल स्टोर का नाम भी मत बोलिए जी क्योंकि वो एज ए लीगली इज नॉट ऑथोराइज टू गिव ए मेडिसिन फॉर पर्टिकुलर डिजीज। ठीक है, कॉलर को मैं उसूल कर लेता हूँ, फिर देखते हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम और शहर का नाम? जी मेरा नाम नजमा है, सिद्दीपेट से बोल रही हूँ, तेलंगाना स्टेट। जी, जानना है कि एम-फार्मा बच्चे इंडिया में करें तो बेहतर है या इसके ये अब्रॉड करे तो बेहतर होगा, ये जानना जी है। हाँ बहुत अच्छा सवाल है आपका, बहुत शुक्रिया आपने हमें कॉल किया। जी। अब्दुल रहमान से मैं जानना चाहूँगा कि एम फार्मेसी जो है अगर यहाँ पर हिंदुस्तान में करें तो बेहतर है या फिर अब्रॉड वगैरह में जाकर करें तो बेहतर होगा? मेरे हिसाब से आप हिंदुस्तान में ही करें तो बेहतर है, क्योंकि एज ए स्टूडेंट जो मैं रिसेंटली कंप्लीट कर चुका हूँ, मैंने आजमाया है कि अपनी हिंदुस्तान की पढ़ाई में और बाहर की पढ़ाई में बहुत फ़र्क होता है। और अगर आप फाइनेंशियली उतने स्टेबल हैं जो कि आप बाहर लगा सकते हैं इतना जो पैसा कोर्स कंप्लीट करने के लिए, अब बाहर जाएंगे तो आपको एम-फार्मा नाम का तो कोई कोर्स नहीं रहेगा। अगर आप यूएस जाएं तो आप एमएस करेंगे, और आप यूके जाएंगे तो एमएससी के नाम से आपको कोर्स करना पड़ेगा। तो जो हमारे जो हिंदुस्तान में जो कोर्स होता है एम-फार्मा, ये 2 साल का कोर्स होता है जो सेमेस्टर वाइज पे होता है। तो इसमें आपको 1 साल का प्रोजेक्ट भी है, जिसमें आपको बहुत सारी प्रैक्टिकल नॉलेज भी आपको दिखानी पड़ती है। तो मेरे हिसाब से तो आप ये जानना चाह रही होंगी कि अगर आप बताते चलेंगे, अगर इंडिया का कोई लड़का एम फॉर्म है और बाहर से कोई एम फॉर्म करके आता है तो क्या कोई डिस्क्रिमिनेशन होगा जॉब के टाइम पर उसको? ये ऐसा कुछ नहीं होगा जी। आपका जब जॉब सिलेक्शन पे हो या आप कहीं इंटरव्यू को जाएंगे तो आपको बिफोर सेलेक्ट लुकिंग आफ्टर योर डिग्री पहले आपको स्किल्स को देखेंगे और आपकी नॉलेज को देखेंगे। अगर आप बाहर जाकर उतनी नॉलेज उतनी गेन और उतनी स्किल्स अगर आप नहीं लाएं तो फिर आपको ऐसा नहीं है कि आप बाहर से एमएस करके आए हैं आपको ही पहले प्रायोरिटी मिले, ऐसा कुछ नहीं है। आपके स्किल्स पे आपकी नॉलेज पे ही आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन होगा और आप जो है सुना फ्यूचर में कुछ हो सकते हैं। जी तबरेज़ साहब, आप बताते चले कि एक फार्मासिस्ट में किस किस्म के स्किल्स होना चाहिए? अगर कोई फार्मासिस्ट लड़का नया बन जाता है तो क्या उसको? फार्मेसी में सबसे पहला जो मेन स्किल होता है आपका जो है कम्युनिकेशन स्किल, आपको सही रहना। जी जी। इंटरपर्सनल स्किल आपकी ज़रूरत पड़ती है, कंप्यूटर नॉलेज होता है आपको मेन चीज़, ग्रेस्पिंग पावर आपको वो मेन चीज़ है। इवन आपको जो आप डिटेलिंग कर रहे हैं उसमें भी आपको देखना, सही टाइम पे सही उसको ऑल मेडिसिन आपको जो है वो आपको सही टाइम पे वो निकालना। इसके अलावा भी जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन का जो एक ऐड देना चाहता हूँ, मैडम जो मोहतरमा जो फ़ोन की अभी उन्होंने, इंडिया में क्या है कि आज के टाइम पे मार्केट काफ़ी बड़ा है और हमें ऐसे काफ़ी टैलेंटेड फार्मासिस्ट और जो एम फार्मासिस्ट की बहुत ज़रूरत है। तो मैं आपको एडवाइस ये देना चाहूँगा कि जब हमारे बच्चे यहाँ से कर रहे हैं तो जब मार्केट काफ़ी बड़ा है, लोग बाहर से आ रहे हैं हमारे इंडिया में पढ़ने के लिए। जी जी। क्योंकि यहाँ की एजुकेशन इतनी अच्छी अभी इस टाइम में है कि लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, यहाँ से फार्मेसी लेके फिर बाहर जाके काम कर रहे हैं। और यहाँ पे फार्मा का जो है स्कोप इतना अच्छा है कि मैं तो आपको लड़के को चाहूँगा कि आप इसको यहाँ पे आप यहीं दिलाइए जॉब, यहीं कराइए। इंशाल्लाह शुरू में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, फॉर 1 ईयर 2 ईयर के बाद में जब बाद में जंप होगा तो सेटल हो जाएगा। फिर अगर आप फॉरेन कंट्री जाते हैं वहाँ पैसा ठीक है आपको मिलता है बहुत पैसा, लेकिन बाद में जाने के 2 4 5 साल 10 साल के बाद जब लौट के आएंगे तो यहाँ फिर बेकार हो जाएंगे फिर। जी जी। फिर तो वो ये तो बहुत ही अहम चीज़ आपने बताई है कि आप चाहे बाहर कितना भी काम कर लें लेकिन आपको इंडिया तो आना है और उसके बाद फिर क्या करना है। तो इस तरीके से अपनी ये लाइफ का जो है डिज़ाइन कीजिएगा। दोस्तों मज़ीद हम गुफ्तगू इस पर जारी रखेंगे करियर एज ए फार्मासिस्ट पर, लेकिन अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। तो ख़वातीन हज़रात जो हमसे अभी जुड़े हैं फार्मेसी से मुताल्लिक़ कोई भी आपके पास सवालात हों तो सवालात ज़रूर तैयार रखिएगा। हम हाजिर होते हैं छोटे से ब्रेक के बाद।
किस नज़रिए से देखते हैं कि आज का जो नौजवान है वो कुछ उमूमन डिप्रेशन का ज़्यादा शिकार लगता है, चाहे वो मल्टीनेशनल कंपनी ही में क्यों काम ना कर रहा हो? कि रात आराम के लिए बनाई गई है और हमारे मासूम नौजवान सिर्फ और सिर्फ रात के MNCs पे काम कर रहे हैं। तो ये जो ज़माना था आज़ादी के बाद 40s और 50s का ज़माना, ये दुनिया के एक बड़े हिस्से में सोशलिज्म के उरूज का ज़माना था। एक तरह से हिंदुस्तानियों में जज्बे हुब्बुल वतनी को फ़रोग़ दिया जाए जी, आपसी इत्तेहाद की बात की जाए, रोशन ख्याली की तरवीज की जाए। मैं समझता हूँ कि हर दौर में जो है जब कोई आवामी तहरीक चलती है तो उस तहरीक को जो है सहाफ़त से ही आप आम कर सकते हैं। इंसानी हुकूक के हवाले से आलमी सतह पर एक कन्वेंशन है, तो ऐसे ही एक आप कन्वेंशन बुलाइए या इस बात पर इत्तेफाक कीजिए कि अक़वाम मुत्तहिदा के बैनर तले हम इस तरह की कानून साजी करेंगे। हालात हाजिरा से जुड़े मसाइल पर दानिशवरान की गुफ्तगू देखिए प्रोग्राम नज़रियात हर पीर और मंगल रात 9:30 बजे सिर्फ मुंसिफ TV पर। नाजरीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आप तमाम का प्रोग्राम करियर गाइडेंस में खैर मकदम है। मैं हूं एतमाद, आपका मेज़बान। आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं करियर एज ए फार्मासिस्ट, और इस उन्वान पर गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में 2 एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। सबसे पहले मेरी सीधी जानिब है हैदराबाद दक्कन के एक यंग फार्मासिस्ट, मैं बात कर रहा हूँ अब्दुल रहमान की। आपने डॉक्टरेट इन फार्मेसी भी कर रखी है। आप एज ए क्लिनिकल फार्मासिस्ट अपोलो हॉस्पिटल हैदराबाद दक्कन में फ़िलहाल अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। आपके बाजू में है तबरेज़ गनी साहब, आपका ताल्लुक़ जमशेदपुर झारखंड से है, लेकिन फ़िलहाल आप हैदराबाद दक्कन में एज ए डायरेक्टर दानिया लाइफ साइंसेस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड में एज ए डायरेक्टर अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। दोस्तों, ब्रेक में जाने से पहले हम गुफ्तगू कर रहे थे तबरेज़ गनी साहब से कि फार्मेसी M.Pharmacy अगर आप यहीं पर करें तो यहाँ पर जैसा कि साहब ने फरमाया कि बहुत सारे लोग बाहर से आकर इंडिया में फार्मेसी कोर्सेज कर रहे हैं और बाहर जाकर वो फिर अपना मुस्तकबिल संवार रहे हैं, तो यहीं पर आप जो फार्मेसी करके अच्छे जॉब्स भी हासिल कर सकते हैं। जी, मज़ीद क्या कहना चाहेंगे तबरेज़ साहब इस पर कि जी ये आप जो बाहर जो जाना चाह रहे हैं, तो ये बाहर जाकर के भी एक टाइम लिमिट तक आप जाके बाहर जाके कमा सकते हैं। अल्टीमेटली क्या होता है, बाद में आप 2, 4, 5 साल 10 साल या 20 साल जमा करके फिर आप आएंगे, तो यहाँ आपका क्या होता है कि यहाँ आपका कैरियर सेट नहीं हो पाता। मैंने ऐसे बहुत लोगों को देखा हो जो बाहर गए, जाके कमा करके फिर आए, उसके बाद में इनको यहाँ कैरियर सेट करने में प्रॉब्लम हो जा रहा। जी, एक तो मेन चीज़ तो ये रहती है कि वहाँ पे ज़्यादा तनख्वाहें रहती हैं, अब वो तनख्वाह उस लेवल की तो यहाँ पर मेन चीज़ नहीं मिलेगी, तो ये प्रॉब्लम्स होते हैं। मेरा अगला सवाल तबरेज़ साहब से होगा कि फार्मेसी और फार्माकोलॉजी, ये 2 टर्म्स हमको सुनने को मिलते हैं, इस पे आप क्या फ़र्क होता है, इस पर रोशन? फार्मेसी क्या है? फार्मेसी you learn the science behind the getting drug into a different formulation for the different method of delivery. Pharmacology में क्या आता है? It's a study of the drugs interact with the physiology process of human body. हम उसको क्या करते हैं, ह्यूमन बॉडी के जो है उससे रिसर्च करके उससे फार्माकोलॉजी से हम उससे फिर दवाई बना के फिर उस पर ट्रायल दे करके फिर यूज़ करते हैं। जी। तो और फार्मेसी से क्या होता है कि हम टोटल रिलेटेड जो है हम उसमें हम मेडिसिन से रिलेटेड जो भी अगर जो प्रिस्क्रिप्शन आता है डॉक्टर का, डॉक्टर पे टोटल डिपेंड रहते हैं, उस पर कौन सा अल्टरनेटिव। ठीक है, फार्माकोलॉजिस्ट जो है वो जो एक जिस्म पे जो है रिसर्च करके उस हिसाब से दवाएं जी बना सकता है। मजीद इस पर आप और कुछ कहना चाहेंगे अब्दुल रहमान? जना जैसा कि तबरेज़ साहब ने फरमाया है, मैं बिल्कुल मुतमईन हूँ। अगर उससे हटकर हम बात करें तो फार्माकोलॉजी एक कम्प्लीटली जो है ना, एक जब दवाई हमारे जिस्म में जब हम जाती है तो उसको 3 मैकेनिज़म्स में डिवाइड किया जाता है, अब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मेटाबॉलिज्म। तो फार्माकोलॉजी एक ऐसी चीज़ है, जो एक ऐसी पढ़ाई है जो हम ड्रग के कैरेक्टरिस्टिक को मालूम कर सकते हैं। जैसा कि जब हमारे जिस्म में जब दवाई जाती है तो उसका पहला काम होता है कि वो अब्जॉर्ब हो, फिर जो है ना लीवर में जो इसमें जाकर डिस्ट्रीब्यूट हो, उसके बाद फिर यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो। तो ये कंप्लीट मैकेनिज़्म होता है। ये फार्माकोलॉजी टीच विद ऑल दिस द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ड्रग। अब्जॉर्प्शन में उसके फिर अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक आते हैं, फिर डिस्ट्रीब्यूशन में उसके अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक आते हैं। तो फार्माकोलॉजी एक ऐसी चीज़ है,
व्हाट बॉडी ड्रग्स टू द ड्रग, जो हमारा रिस्पांस बॉडी का ड्रग को जो दे रहा है इज नथिंग बट ए फार्माकोलॉजी। इस चीज़ को मैं एक और ऐड करना चाहता हूँ। अगर फार्माकोलॉजी इसमें क्या है, जैसे हमने ड्रग लिया इनिशियल में, तो दैट प्रोसेस इज कॉल्ड बायोअवेलेबिलिटी, द टाइम टेकन टू रीच द पीक लेवल्स टू द लो लेवल्स। तो जो इसका टाइम जो रहता है, उसको ऊपर पहुंचने में बॉडी के एब्जॉर्प्शन कैसा रहता है, उसके फिर एक्सक्रीशन कितना परसेंटेज है, दैट इज कॉल्ड बायोअवेलेबिलिटी। जी जी तबरेज़ साहब, एंटीबायोटिक्स का जो है हम ज़्यादातर यूज़ करते हैं जी। चूँकि आप दोनों फार्मासिस्ट बैठे हुए हैं, मैं इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहता हूँ कि इससे क्या फ़वायद और क्या नुकसान हैं, इस पर आप ज़रा रोशनी डालते चलें कि एंटीबायोटिक्स का बहुत सारा यूज़ करते हैं। देखिए, एंटीबायोटिक तो आज की सबसे पहला चीज़ है कि अगर आप एंटीबायोटिक लेते हैं तो पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए आप एंटीबायोटिक ले नहीं, क्योंकि एंटीबायोटिक क्या होता है कि अगर आप लॉन्ग टाइम अगर लेते हैं तो उसमें क्या होगा कि आपका बॉडी रेसिस्टेंट बहुत ज़्यादा हो जाता है। अगर और एक डोजेज शेड्यूल भी रहता है। हमने क्या देखा है कि बहुत सारे बीइंग ए फार्मासिस्ट, मैंने बहुत सारे ऐसे डॉक्टर को देखा है जो डोजेज शेड्यूल नहीं देते हैं, समझे ना। तो उस कंडीशन में क्या होता है, डोजेज शेड्यूल होता क्या है? डोजेज शेड्यूल में एंटीबायोटिक का एक डोजेज शेड्यूल मिनिमम 3 डेज, 5 डेज और 7 डेज का डोज रहता है। तो वो डोज में अगर आप एक प्रॉपर डोज नहीं दिए, या फिर देयर इज अ सर्टेन जनरेशन ऑफ द एंटीबायोटिक, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन। तो पहले अभी तो क्या है कि बॉडी रेसिस्टेंट इतना हो गया कि डॉक्टर क्या कर रहे हैं, अप टू 4th जनरेशन भी मेडिसिन लिख रहे हैं। क्योंकि फर्स्ट जनरेशन में क्या था कि इससे 50 ईयर बैक फर्स्ट जनरेशन में हमको बहुत अच्छा फायदा हो जाता था बॉडी पे। अब क्या हो रहा है, सेकंड जनरेशन भी चला गया, थर्ड जनरेशन में भी हो गया, इवन सेफेलोस्पोरिन में भी लोग ज़्यादा बहुत कम स्टार्ट हो गया। तो वो डिपेंड करता है कि आप डोजेज शेड्यूल कैसा ले रहे हैं, डोजेज शेड्यूल के हिसाब से डॉक्टर कैसा आपको डोजेज शेड्यूल दे रहे हैं। तो एंटीबायोटिक क्या है, आप यूज कीजिए बट विदाउट डॉक्टर एडवाइस से मत लीजिए आप जी। तो इफ यू आर गोइंग टू टेक के एंटीबायोटिक, यू शुड मेंटेन ए डोजेज शेड्यूल जी। क्योंकि आज कितने दिन लेना है, कितने दिन लेना है, ठीक है। ज्यादा जितना ज्यादा लेंगे उतना आपका बॉडी रेसिस्टेंट होता है। फिर भी अवॉइड कीजिए कि ज्यादा एंटीबायोटिक कम ले तो अच्छा है, ठीक है। और डॉक्टर के जब तक विदाउट डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन नहीं लेना चाहिए। एंटीबायोटिक्स पे आप क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल। एंटीबायोटिक्स का जब बात आती है तो मेन चीज़ है बॉडी रेसिस्टेंट। एक एंटीबायोटिक एक ऐसी चीज़ है जिसका ड्यूरेशन अगर उसके टाइम लिमिट से बढ़ जाए तो हमारी बॉडी उस एंटीबायोटिक को रेसिस्टेंट दे देगी। रेसिस्टेंट क्या चीज़ होती है? रेसिस्टेंट अगर वो एंटीबायोटिक अगर आपने 7 दिन के लिए है या फिर 12 दिन 10 दिन के लिए है, अगर उसका रेसिस्टेंट वो बॉडी में आ गया, अगर आप नेक्स्ट टाइम पे फिर आप कोई चीज़ से अगर बीमार हो, कुछ चीज़ से हो, अगर डॉक्टर ने आपको फिर से वो एंटीबायोटिक ली, जैसा कि आप एग्जाम्पल ले लीजिए लीवोफ्लॉक्सासिन है, आपने पहले उसको 12 दिन ली थी जब पहले आप बीमार थे, फिर से अगर आपने डॉक्टर ने आपको फिर से प्रिस्क्राइब की तो वो एंटीबायोटिक आपकी बॉडी में काम नहीं करेगी, उसे कहते हैं रेसिस्टेंट। तो एंटीबायोटिक से इतने ही फ़ायदे हैं और साथ के साथ उसके अगर उसका मिसयूज़ हो तो उसके उतने ही नुकसान हैं। मेन चीज़ जो है उसका बॉडी रेसिस्टेंट। जो एंटीबायोटिक आपको सूट हो गया तो आप उसमें कंटिन्यू कीजिए। फिर अगर आपने वो एंटीबायोटिक जैसे सेकंड जनरेशन लीवोफ्लॉक्सासिन, जैसे अब्दुल रज़ाक साहब ने बोले कि लीवोफ्लॉक्सासिन लिए, अगर आपको लीवोफ्लॉक्सासिन से आपको बॉडी रेसिस्टेंट बहुत अच्छा हो रहा है, आपको रिजल्ट बहुत अच्छा आ रहा है, तो मैं आपको एडवाइस दूंगा कि वही दवाई आप कंटिन्यू कीजिए। फिर उससे आप हायर मॉलिक्यूल पे मत जाइए, नहीं तो फिर हायर अगर आप लिए तो फिर लीवोफ्लॉक्सासिन बाद में काम नहीं आता। जी, मैंने एंटीबायोटिक से रिलेटेड सवाल दोनों एक्सपर्ट से किया था, हालांकि ये हमारे आज का मौजू नहीं है, लेकिन चूँकि करियर से मुतालिक हम गुफ्तगू कर रहे हैं, फार्मासिस्ट का ये भी एक काम होता है कि भाई एंटीबायोटिक्स आप मेडिकल, जैसा अभी हमें सवाल आया था महबूबनगर से कि कोई भी मेडिकल हॉल को जाते हैं और कोई भी हम दवा उठा करके ले करके खा लेते हैं, तो हत्तल इम्कान ये कोशिश कीजिएगा जब तक कि डॉक्टर से आप रुजू ना हो तब तक किसी भी एंटीबायोटिक्स को इस्तेमाल करने में मोहतात आप रहें। फार्मासिस्ट बनने के बाद, यानी डिग्री या डिप्लोमा या डॉक्टरेट कंप्लीट करने के बाद हमने गुफ्तगू की, कई एक पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर्स में जॉब है। अब्दुल रहमान ने बताया कि MNCs वगैरह भी खुल गई हैं। अब्दुल रहमान से जानना चाहूँगा कि अगर एक लड़का या लड़की फार्मासिस्ट बन गई है, किसी डिग्री या डिप्लोमा उसने ले लिया है, तो रिसर्च फील्ड में अगर उसको जाना है तो किन जगहों पर उसको अप्रोच होना होगा और किस किस्म के वहाँ पर मौक़े उनको मिल सकते हैं? जी हाँ, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। अगर आप बैचलर इन फार्मेसी करके एज अ फार्मासिस्ट वेट कर रहे हैं, अगर आप रिसर्च डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं, तो रिसर्च डिपार्टमेंट के लिए अभी तो कंडीशंस आई हैं कि फार्माकोलॉजी इज़ द मस्ट सब्जेक्ट, तो उसके लिए आपको M Pharma इन फार्माकोलॉजी करना होगा।
या फिर आप बी फार्म के बाद अगर लैटरल एंट्री लेना है तो फार्मा डी में 4th ईयर में आपको एंट्री मिलेगी। इज़ नथिंग बट ए डॉक्टरेट इन फार्मेसी। ये कोर्स को कहते हैं पोस्ट बैकलॉरेट। तो रिसर्च अगर में जाना चाहते हैं, R&D में जाना चाहते हैं, और इसके अलावा क्लिनिकल रिसर्च जो अभी हमारे दवाइयों पर क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं और डेटाबेस मैनेजमेंट पे होते हैं और ड्रग सेफ्टी एसोसिएट्स के तौर पे होते हैं, तो उसके लिए आप पहले मास्टर्स कोर्स कर लें। तो आपको जब आप वो डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं तो पहला प्रेफरेंस आपके ये मास्टर्स पे ही होगा। रादर देन दैट अगर आप बी फार्मेसी करके ही सर्च करना चाहते हैं तो फिर वो आपका एक्सपीरियंस देखेंगे। आपको पहले कहीं रिसर्च में काम करना होगा या फिर आप इंटरव्यू के टाइम पे आपके स्किल्स को ऐसे बताना होगा कि आप कम्प्लीटली ओरिएंटेड टू रिसर्च लेवल। तो मेरे हिसाब से तो बेहतर ये होगा कि आप फार्माकोलॉजी ही कोर्स लें अगर रिसर्च डिपार्टमेंट में जाना चाहते हैं। ठीक है, रिसर्च डिपार्टमेंट में अगर ये जाते हैं तो इनके सैलरीज वगैरह एज ए फ्रेशर, जैसे आपने बताया, या तो एक्सपीरियंस की ज़रूरत पड़ती है, तो एक्सपीरियंस के बाद भी अगर ज्वाइन करते हैं इन रिसर्च या डेवलपमेंट इसमें आपके लेबोरेटरीज में, तो क्या सैलरीज वगैरह इनको मिल सकती है? जी हाँ, अगर आप एक्सपीरियंस बेस पे जा रहे हैं तो बहुत अच्छी सैलरी आप डिमांड कर सकते हैं। जो अगर एक रेंज बताया जाए तो 25,000 से 35,000 के बीच में रिसर्च डेवलपमेंट में। और एक कंपनी में एक R&D एक ऐसा डिपार्टमेंट है जो एक हायर लेवल पे होता है, और यही डिपार्टमेंट ऐसा है जहाँ पर आपको ईयरली इंक्रीमेंट नियरली 3,000 to 4,000 होता है। अगर आप प्रोडक्शन और एनालिसिस डिपार्टमेंट जाएँ तो उतनी इंक्रीमेंट की बात नहीं होगी। अगर रिसर्च R&D का एक ऐसा डिपार्टमेंट है जहाँ आपको बहुत अच्छी पे मिलेगी, और जहाँ तक मेरी नॉलेज है 25 और 35,000 के बीच में है आपको। जी, आप एज ए क्लिनिकल फार्मासिस्ट काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स में किस तरीके के वक्त की कमी है, जल्द से जल्द बताइएगा कि हॉस्पिटल्स में किस तरीके से क्या किस्म के जॉब्स इनको मिल सकते हैं और क्या सैलरीज होते हैं? जी हाँ, एज ए क्लिनिकल फार्मासिस्ट मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझता हूँ, क्योंकि एक ऐसा कोर्स है जो कम्प्लीटली हम लोग डॉक्टर से इन टच रहते हैं, डॉक्टर से। और बाज़ वक्त तो ऐसे हो जाता है कि हमको डॉक्टर से एक ऐसा इंटरेक्शन होता है कि हमारे और डॉक्टर के बीच में थोड़ी बहुत जैसे कि ऐसा बहस हो जाती है, और बस हमें ऐसा फील होता है प्रिस्क्रिप्शंस को लेके, और आप ऐसे वक्त बहुत अपने आप को प्राउड फील करते हैं जब आपकी बात सेटिस्फाइड हो जाती है डॉक्टर के सामने रिलेटेड टू ऑल द मेडिसिन व्हाट प्रिस्क्राइब। जैसा कि डॉक्टर मेडिसिन लिख दिया है प्रिस्क्रिप्शन में, जैसा कि मैं इन पेशेंट्स को डील करता हूँ जो पेशेंट्स ICUs और वार्ड में एडमिट होते हैं, ना कि आउट पेशेंट्स को, तो मैं अक्सर ऐसे डील करता हूँ कि पेशेंट डॉक्टर जब ICU में या वार्ड में आके मेडिसिन लिख दे के चले जाता है, तो हमारा काम होता है कि वो फाइल को ऑडिट करे। हमारा डिपार्टमेंट होता है प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट टीम। तो हम जो है सब वो मेडिसिन के डोज को, फ्रीक्वेंसी को, इंडिकेशन को, और अकॉर्डिंग टू द पेशेंट बॉडी वेट वो डोज करेक्ट है या नहीं, अगर हमें नॉलेज है तो हम जब कभी भी उसके एरर को पकड़ लेंगे, या ना तो फिर हमें ऐसे सोर्सेज मौजूद हैं। बहरहाल आप लोग इक्वली डॉक्टर की तरह वहाँ पे काम करते हैं। इसमें क्या होता है, मतलब मेहनत करते हैं हम लोग जी, बेनिफिट डॉक्टर लेके जाते हैं ऐसा है। वक्त की कमी है तबरेज़ साहब, एक तो रिसर्च वगैरह में जा सकते हैं, दूसरा हॉस्पिटल्स वगैरह में इस किस्म के जॉब से, तीसरा अपनी खुद की फार्मेसी लगा सकते हैं। इसके लिए जल्द से जल्द बताइएगा कि फार्मेसी खुद की लगाने के लिए क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस है, कंडीशंस क्या? सबसे पहला तो क्या है कि आपको एक एज पर गवर्नमेंट ऑफ तेलंगाना का जो ड्रग कंट्रोल का रूल्स है, एटलीस्ट कम से 190 स्क्वायर फीट का आपको सेटअप होना। इसके अलावा आपके पास फ्रीज रहना, AC रहना, और जो मिनिमम जो है D फार्मा का आपको सर्टिफिकेट रहना, और या B फार्मा रहना। उसमें आप जाके ड्रग कंट्रोल में जाकर के गवर्नमेंट का फीस रहता है, आप उसको अप्लाई कीजिए, फिर ड्रग इंस्पेक्टर या इस एरिया में आपको आकर के आपके दुकान को आकर के सेटअप को जरा चेक कर करके देन फिर आपको लाइसेंस देती है। हर स्टेट में अलग अलग रूल्स होंगे। और ये भी बताते चलें कि अगर कोई कंपनी एस्टेब्लिश करना चाहता है, कोई मैन्युफैक्चर करना चाहता है मेडिसिन वगैरह, तो क्या ये एक फार्मासिस्ट को ये भी इजाजत? जी हाँ, बिल्कुल फार्मासिस्ट भी कर सकते हैं, लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप कैसे, अगर आप खुद अपना कंपनी स्टार्ट कर रहे हैं विद R&D सेटअप के साथ भी, अगर आप फाइनेंशियल साउंडेड है तो आप उस कंडीशन में आप लगा सकते हैं। लेकिन मैं तो आपको एडवाइस ये दूंगा कि अगर आप अपना खुद का सेटअप करना चाहते हैं तो आप थर्ड पार्टी में भी बना सकते हैं। आप अपना खुद ब्रांडिंग कर करके, दवाई बना करके, ब्रांड करके, मार्केटिंग कर करके, वो भी एक मैन्युफैक्चरिंग है, थर्ड पार्टी के हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग करके अपने ब्रांड स्टैब्लिश कर करके आप एक काफ़ी अच्छा सेटअप कर सकते हैं उसमें। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें एज ए फार्मासिस्ट या फार्मेसी कोर्सेज करने के बाद आप कर सकते हैं। मज़ीद इस पर हम गुफ्तगू कर सकते थे, लेकिन वक्त मुझे इसकी इजाज़त नहीं दे रहा कि मज़ीद मैं इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाऊँ, लेकिन मुझ पर वाजिब है कि हमारे दोनों एक्सपर्ट्स का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया अब्दुर्रहमान, तबरेज़ साहब आपका भी शुक्रिया। हम फ्यूचर में भी जब कभी ज़रूरत पड़ी आपको तकलीफ़ देते रहेंगे, आप आइएगा और हमारा साथ दीजिएगा। दोस्तों, इस उम्मीद के साथ कि कल
करियर गाइडेंस का उन्वान रहेगा मर्चेंट नेवी पर, करियर इन मर्चेंट नेवी पर। कोई शिप पे अगर काम करना चाहता हो या समंदर से जुड़े कोई काम करना चाहता हो शिप पर रह करके, तो इस रिलेटेड जो करियर होता है इस पर हम कल गुफ्तगू करने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए करियर गाइडेंस की पूरी टीम को एतमाद के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। लंग्स को जो हम एक्टिवेट जो डेली करते हैं, तो इसके करने के एक्टिवेट करने के क्या तरीके हैं? तो सबसे पहले आपको ऑक्सीजन दी जाती है जी। तो उसका मतलब भी यही होता है कि आपके लंग्स इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, जितनी ऑक्सीजन हार्ट को देना है वो नहीं दे रहे, तो आपको बैरूनी तरीके से ऑक्सीजन दी जा रही है। जिस्म से जो फासिद मादे जो बाहर निकालने के लिए यहाँ जमा किया जाता है, तो इसका तरीक़े इलाज क्या है? अपने हाथ के ऊपर पर डिमॉन्स्ट्रेट करके बताना चाहूँगा जी। और बहुत ही सिंपल तरीक़े इलाज है, लेकिन चूँकि बगैर डॉक्टर के मशवरे के नहीं करना चाहिए। ये मसोड़ों को नुकसान पहुँचाने वाली क्या बीमारियाँ होती हैं? मसोड़ों को नुकसान बहुत सारी बीमारियां पहुंचा सकती है। जिस तरह से ब्रश नहीं करने से भी मसोड़ों में तकलीफ हो सकती है, जिससे दांत ढीले होकर गिर जाते हैं। आपकी सेहत देखिए हमारा ये खुसूसी सेहत पर प्रोग्राम हफ्ते के रोज 12 बजे दिन बराह रास्त सिर्फ और सिर्फ मुंसिफ टीवी पर। खबरें तो आम हैं, टीवी पर चल जाती है, अखबार में छप जाती है, लेकिन खबर के अंदर की खबर क्या है? खबर पर सैर हासिल गुफ्तगू ना हो तो तिश्नगी रह जाती